Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 science second lesson number 1 आनुवंशिकता और उत्क्रांति। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला लेसन पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकता और उत्क्रांति। आनुवंशिकता और उत्क्रांति में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे आनुवंशिकता और आनुवंशिक परिवर्तन। मतलब आनुवंशिक परिवर्तन कैसे होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। फिर दूसरा पढ़ेंगे प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण, ये डीएनए से संबंधित है। फिर उत्क्रांति कैसा हुआ ये पढ़ेंगे। उत्क्रांति के प्रमाण क्या है, मतलब उत्क्रांति तो हो गई, चेंजेस तो हो गए, बस चेंजेस के एविडेंस क्या है, सबूत क्या है। फिर डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत पढ़ेंगे कि मतलब डार्विन जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने क्या सिद्धांत दिया है। फिर उसके बाद लैमार्कवाद के बारे में पढ़ेंगे, मतलब लैमार्क कौन थे, लैमार्कवाद क्या है। फिर जाति का निर्माण कैसे हुआ और मानवीय उत्क्रांति और मनुष्य की उत्क्रांति, मतलब मनुष्य में किस तरीके से चेंजेस आए हैं। अभी यहाँ पे देखिए आनुवंशिकता और आनुवंशिक बदल, मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी चेंजेस, उसमें क्या क्या चेंजेस आई है। तो यहाँ पे देखोगे एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, आनुवंशिकता कहा जाएगा। एक पीढ़ी का जो भी लक्षण रहेगा वो दूसरे पीढ़ी तक जब पहुंचाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, आनुवंशिकता कहा जाएगा। ये आप जानते ही हैं। आधुनिक आनुवंशिकी का प्रारंभ ग्रेगर जोहान्स मेंडेल इस वैज्ञानिक ने किया है। उन्होंने लंबी अवधि तक संशोधन करने के बाद आनुवंशिकता के विषय में निष्कर्ष खोज निकाला है। मतलब जो ग्रेगर जोहान्स मेंडेल थे, इनका पूरा नाम है, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आनुवंशिकता के बारे में निष्कर्ष निकाला। 1901 में ह्यूगो द विस इनके उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा अचानक होने वाले परिवर्तन के पीछे कार्य कारण भाव समझ में आया। मतलब जब इन्होंने खोज निकाला तो 1901 में जो ह्यूगो द विस ने जो उत्परिवर्तन सिद्धांत उन्होंने निष्कर्ष निकाला था, तो उसको जो क्या क्या परिवर्तन हुए वो समझ में आया। इसी आधार पर 1902 में वॉल्टर सटन ने कनखजूरा की खोज में गुणसूत्रों की जोड़ियों के स्वरूप में देखा और इसी के आधार पर क्या किया गया, 1902 में वॉल्टर सटन, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कनखजूरा की कोशिका में गुणसूत्रों की जोड़ियों को देखा। तब तक ये किसी को भी मालूम नहीं था। जनुकों का वहन गुणसूत्रों द्वारा होता है, यह सिद्ध होने के कारण ही आनुवंशिक सामग्री पहचानने की दिशा में खोज हुई है। जब उन्होंने सिद्ध कर दिया, सिद्ध करने के बाद में आनुवंशिक सामग्री को पहचानने की खोज हुई कि अभी हम लोग आनुवंशिक की खोज करेंगे। इसी आधार पर 1944 इस वर्ष में ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैककार्थी और कॉलिन मैकलाइड, इन तीनों ने कुछ विषाणुओं को छोड़कर के सभी सजीवों के डीएनए ही आनुवंशिक सामग्री होती है ऐसा सिद्ध किया। जो मतलब 1944 में ये जो ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैककार्थी, कॉलिन मैकलाइड जो है, इन्होंने कुछ विषाणुओं को छोड़ दिए, कुछ वायरसेस को छोड़ दिए, बाकी जितने भी सजीव थे उन्होंने सब में ये देखा कि इसमें डीएनए होता है और ये जो डीएनए है ये आनुवंशिक सामग्री है। मतलब यही जो है आनुवंशिकता बढ़ाने का कार्य करती है। 1961 ईस्वी के फ्रांस के फ्रैंकाइस जैकब और जैक मोनार्ड, इन आनुवंशिक वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं के कोशिका में डीएनए द्वारा होने वाले प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया की प्रतिकृति तैयार की। ये जो 1961 में जो फ्रांस जो देश है, फ्रांस के फ्रैंकाइस जैकब और जैक मोनार्ड, ये दो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कोशिका में जो डीएनए पाई जाती है उसमें प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया होती है ऐसा इन्होंने बताया, जिसके कारण डीएनए अणुओं में छुपे हुए जनुकीय संकेतों को समझने में मदद हुई। मतलब जब इन्होंने बताया कि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर प्रोटीन मतलब क्या हो गया, हमारा प्रोटीन की भी मदद की जाती है, प्रोटीन की प्रतिकृति तैयार होती है, तो ये हमारे लिए समझने में और थोड़ी सी मदद मिली। इसी से जनुकीय अभियांत्रिकी की दृष्टि से अमाप क्षमता वाली पुनः संयोजित डीएनए की तकनीकी विकसित हुई। और जब इन्होंने बताया, फ्रांस के फ्रैंकाइस जैकब और जैक मोनार्ड ने बताया, तब यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से संयोजित डीएनए तकनीकी विकसित हुई। आनुवंशिक विकृतियों का निदान करने के लिए
प्रतिबंध और नियंत्रण करने के लिए, उपचार करने के लिए, उसी प्रकार प्राणी संकर और वनस्पति संकर के लिए सूक्ष्म जीवों का जहां उपयोग होता है, ऐसे औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आज आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे किसी की आनुवंशिक विकृतियां हैं, जैसे पिताजी को कोई बीमारी है तो बेटे को ना हो, इसके लिए। फिर प्रतिबंध और नियंत्रण के लिए, मतलब उसमें जो भी अगर बीमारी है तो उसको दूर किया जाएगा, कम किया जाएगा। और उसके बाद में है उपचार करने के लिए, उसको किस तरीके से दूर किया जाए। उसी प्रकार से प्राणी संकर में और वनस्पति संकर के लिए भी औद्योगिक प्रक्रिया में आज आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। डीएनए में पाए जाने वाले जनुक आरएनए की मदद से कोशिका के कार्य में भाग लेते हैं। मतलब जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो आरएनए पाया जाता है, उसकी मदद से डीएनए अपना वर्क करता है। उसी प्रकार शरीर की रचना और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। जो आरएनए की मदद ले करके डीएनए क्या करते हैं, हमारे शरीर पे और हमारे कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। जनुकों में प्रोटीनों की निर्मित के संदर्भ में संग्रहित की जाती है। जो जनुक होते हैं, जो जीन्स होते हैं, जीन्स में क्या होता है, वहां पे प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण होता है और उसी की मदद से वो संग्रहित किया जाता है तथा योग्य प्रकार के प्रोटीनों की समय समय पर होने वाली निर्मित शरीर के लिए आवश्यक होती है। जो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है वो समय समय पर शरीर के लिए हमारे आवश्यक होता है। इन प्रोटीनों की निर्मित डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से होती है। मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन की निर्माण होता है वो किसके कारण होता है, डीएनए के कारण होता है। और कौन करता है इसको, निर्माण कौन करता है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, डीएनए के कारण होता है। लेकिन किसके माध्यम से होता है, आरएनए के माध्यम से होता है। इसे ही सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए में स्थित जनुकों की श्रृंखलानुसार एमआरएनए का निर्माण होता है। जब डीएनए में जो जनुक होते हैं तो स्टार्टिंग कैसे होता है, सबसे पहले एमआरएनए निर्माण होता है। यह निर्मित होते समय डीएनए के दो धागों में से एक का उपयोग इस कार्य के लिए होता है। मतलब जैसे डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या होगा, दो धागों का निर्माण होता है डीएनए में। तो उसमें का एक जो धागा रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्रोटीन के लिए चले जाता है। और निर्मित होने वाले एमआरएनए अणु में वह निर्मित करने के लिए उपयोग में लाया गया डीएनए का धागा, इन दोनों में से न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम एक दूसरे के पूरक होता है। जो यहाँ पे दो धागा है वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का पूरक होता है। साथ ही डीएनए के थाइमीन के स्थान पर एमआरएनए में यूरेसिल होता है। जो डीएनए के थाइमीन है, थाइमीन के स्थान पर क्या होता है, एमआरएनए में यूरेसिल होता है। डीआरएनए निर्मित करने की इस प्रक्रिया को ही प्रतिलेखन कहा जाता है। जो हमारा जैसे ये दो धागा था, दो धागे में से एक धागा क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो दूसरा धागा होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का पूरक होता है। और ये क्या करता है, थाइमीन के स्थान पे यूरेसिल का निर्माण करता है। और इसी को ही क्या कहा जाता है, प्रतिलेखन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। देखो यहाँ पे प्रतिलेखन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब हम लोग भाषांतरण और स्थानांतरण देखते हैं। कोशिका केंद्र में होने वाले एमआरएनए कोशिका द्रव्य में आता है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो ड्राइंग दिया है, देखो ये क्या है, डीएनए के दो धागे हैं, ठीक है। दो धागे में से एक क्या इसमें चला जाएगा, एक प्रोटीन के निर्माण के लिए चला जाएगा। और दूसरा जो धागा है वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो न्यूक्लियोटाइड्स बना रहा है, पॉलीमरेज बना रहा है। वो आते समय डीएनए के ऊपर सांकेतिक संकेत लेकर के आता है। ध्यान से देखोगे ATGC AATT जी। तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बनते हैं। ये संदेश में अमीनो अम्ल के लिए संकेत होता है। ये जो इस संकेत लेके आया, मैसेज लेके आया, मैसेज इसको बोल सकते। तो ये जो मैसेज लेके आया है या संकेत लेके आया है, ये किसके लिए लेके आया है, अमीनो अम्ल के लिए लेके आया है। प्रत्येक अमीनो अम्लों में पाए जाने वाला संकेत कोड 3 न्यूक्लियोटाइड्स के समुच्चय के स्वरूप में होता है। ये क्या हरदम क्या होता है, 3 के समुच्चय में होता है। इसी को ट्रिपलेट कोडान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, देखो 3 है, 3 न्यूक्लियोटाइड है तो ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब 3 कोडान के रूप में कहा जाएगा। भारतीय वंश के डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, मतलब जो भारत के हरगोविंद सिंह खुराना है, इन्होंने सभी 20 अमीनो अम्लों के लिए पाए जाने वाले कोडॉन की खोज के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब जो 20 अमीनो एसिड है, 20 अमीनो अम्ल है,
उसके जो पाए जाने वाले, जो उसके अंदर पाए जाने वाले जो कोडॉन है, ट्रिपलेट कोडॉन है, वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सर्च किया, ढूंढा है, उन्होंने बताया है। इसके लिए उन्हें 1968 ईस्वी में अन्य 2 वैज्ञानिकों के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। मतलब ये जो इन्होंने खोज किया मैसेंजर का, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। उनके साथ में 2 और लोगों को पुरस्कार मिला। प्रत्येक mRNA जो होता है यह हजारों कोडॉन से बना होता है। जो mRNA हमने देखा वो किससे बना होता है? बहुत सारे उसके अंदर कोडॉन होते हैं, बहुत सारे कोड होते हैं। उसके ऊपर के संदेशानुसार प्रोटीन की निर्मित करने के लिए लगने वाले अमीनो अम्ल की पूर्ति करने का काम tRNA करता है। देखो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? tRNA के बारे में पढ़ने वाले। mRNA तो mRNA क्या किया? सिर्फ मैसेज लाने का काम किया। अब ये tRNA क्या कर रहा है? अमीनो अम्ल की पूर्ति करने का काम करता है। इसके लिए mRNA के ऊपर जिस प्रकार का कोडॉन होता है उसके पूरक क्रम वाला एंटी कोडॉन tRNA पर होता है। एंटी कोडॉन का मतलब क्या हो गया? उसका अपोजिट कोडॉन। जैसे यहाँ पे देखो ये इस साइड में इस तरीके का रहेगा ना, ये tRNA है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये mRNA है। mRNA क्या रहेगा? देखो यहाँ पे U है, यहाँ पे A है, A है, U है, A है, U है, A है, U है। तो इसका मतलब अपोजिट रहेगा। अगर यहाँ पे U है तो यहाँ पे A रहना चाहिए, यहाँ पे U है तो यहाँ पे A रहना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। इस क्रिया को भाषांतरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। tRNA के द्वारा लाए गए अमीनो अम्ल की पेंटाइड बंध से श्रृंखला बनने के कार्य कौन करता है? rRNA करता है। rRNA क्या करता है? ट्रांसलोकेशन करता है। मतलब जो भी काम हो गया, काम होने के बाद में वो बताता है। इस दरमियान राइबोसोम्स mRNA के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर में सरकता रहता है। वो क्या करता है? mRNA क्या करता है? एक 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 करके आगे आगे सरकते जाता है। इस क्रिया को ही स्थानांतरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। वो अपना जगह चेंज करते रहता है। यहाँ से ऐसे ऐसे जाते जाते वो अपना जगह चेंज करेगा। प्रोटीनों की ऐसी अनेक श्रृंखलाएं एक साथ जुड़ने के कारण जटिल प्रोटीनों के अणु बनते हैं। तो ये क्या है? देखो यहाँ पे ये प्रतिस्थापन कर रहा है। जैसे यहाँ पे A है, हाँ, ये यहाँ पे देखोगे A है, फिर TGC, मतलब यहाँ से ये जो है GAT था। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन करके ये जगह निकल करके यहाँ पे साइड में आ गया, सरक करके नीचे आ गया। तो इसी को क्या कहा जाता है? हम कहते हैं उत्परिवर्तन। यह प्रोटीन सजीवों के शरीर में विविध कार्य संपन्न करते हैं और उनके स्वरूप का नियंत्रण करते हैं। सजीवों में जनिकों के कारण ही वे अपने जैसे सजीव का निर्माण करते हैं। जो सजीव है, सजीव में जो जीन्स पाए जाते हैं उसके कारण ही वो क्या करते हैं? सजीव में निर्माण करते हैं। अपने जैसे ही अनेक सजीवों का भी निर्माण किया जाता है। जैसे पेरेंट से हम निर्माण हुआ तो वो अपने जैसे ही निर्माण करेंगे तथा इनमें से ही कुछ जनुक जैसे के वैसे अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, जिसके कारण माता पिता के कुछ आनुवंशिक गुणधर्म उनकी संतान में आता है। परंतु कभी कभी इन जनुकों में अचानक परिवर्तन हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि इनके जो जीन्स है उसमें, माता पिता के जीन्स में, पेरेंट्स के जीन्स में कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं। जनुक का कोई न्यूक्लियोटाइड्स अचानक अपनी जगह बदलता है। इस कारण छोटा सा भी परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन अर्थात उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है। इसका मतलब अगर पेरेंट्स का जीन्स बराबर है तो बेटे के संतान में बराबर आएगा, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ तो बेटे में भी चेंजेस आएगा। उत्परिवर्तन कभी सूक्ष्म तो कभी लक्षणीय होता है। उत्परिवर्तन कभी छोटा परिवर्तन होता है, कभी बड़ा परिवर्तन होता है। उदाहरण, उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल एनीमिया जैसे अनोखी विकृतियों का निर्माण होता है। तो जो सिकल सेल एनीमिया है ये क्या है? ये एक प्रकार का ब्लड सेल डिसऑर्डर से, मतलब ब्लड सेल नहीं होता, रेड ब्लड सेल उनके अंदर कम हो जाती है, तो उसी को सिकल सेल एनीमिया जैसे बीमारी हो सकते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे का जो उत्क्रांति पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।